कब आबे मोर सोन चिड़ैया रे, रही रही सुरता तोर आथे। रेस्टोरेंट खोला एक इडलिशियस करके मेरा रेस्टोरेंट था सुंदर नगर में। साउथ इंडियन हम वहाँ सर्व करते थे। मैं गिटार बजाते बैठा रहता था, वहीं प्रैक्टिस करते रहता था। मैंने रेस्टोरेंट भी चलाया, वो भी डूब गया। उसके बंद होने का कारण बता रहा हूँ आपको। गानों से एकदम से छत्तीसगढ़ी में आए आप। हाँ, जैसे कुमार राव साहब जी हैं, लक्ष्मण मस्तूरिया जी रहे हैं, तो मुझे एक बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। छोटा था, मतलब छत्तीसगढ़ी गाते हैं लोगों को, क्या हिंदी पता होगा, ये कहाँ जानेंगे रफ़ी साहब का गाना ऐसा। 23 साल का रहूँगा। हड़बड़ी थी मेरे को क्योंकि उसी दिन रफ़ी नाइट था यहाँ पे, तो जल्दी जाना है। कहा चीज़ की जल्दी है? बोला आज प्रोग्राम है रफ़ी नाइट। क्या गा रहा है? मैंने बताया हारमोनियम पकड़ा, बोले चल गा, और लिटरली उन्होंने छाप दिया पूरा गाना। अभी एक गाना काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी प्यार दे रहे हैं, काफ़ी सिंपल सा गाना है वो। गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के। साथियों नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्लेबैक सिंगर अनुराग शर्मा जी आए हैं। उन्होंने 1500 से ज़्यादा गाने गाए हैं और विगत 21 सालों से छत्तीसगढ़ी लोकगीत में अपनी आवाज़ दे रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ के एक जाने माने कलाकार हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की तासीर पर, उसके विकास की यात्रा पर और क्या संगीत में प्रयोग हो रहे हैं। तो अनुराग जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक प्लेबैक सिंगर के रूप में आपकी छत्तीसगढ़ में खास पहचान है। मुझे याद है मेरा बचपन, जब प्लेबैक सिंगर के रूप में हम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को ही जानते थे, और उस ज़माने में कही देवे संदेश, घर द्वार ऐसी फिल्में जब छत्तीसगढ़ी बनी थी तो मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर जैसी गायिकाएं उसमें अपना स्वर दिए थे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में आप जैसे कलाकार, इस प्लेबैक सिंगर एक पहचान बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में आपका सफ़र 25 सालों से है, तो मैं जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ लोकगीतों की तासीर कैसे बदल रही है या किस तरह से उसकी यात्रा चल रही है, क्या संभावनाएं आप देखते हैं? डेफिनेटली समय के साथ बदल तो रही है। मैं बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ी लोक संगीत से इन्वॉल्व नहीं था पहले। मेरी शुरुआत हिंदी गीतों से हुई थी। लेकिन जब बाद में मैंने सुना, तो जो आज मुझे मिसिंग लगता है गानों में, वो है एक तो ओरिजिनैलिटी जो है छत्तीसगढ़ी, प्योर जो जी छत्तीसगढ़ी। जी। दूसरा जो मिठास है एक जो छत्तीसगढ़ी, आज भी आप कोई पुराना गाना सुने, पता ले जा रे और वैसे गाने, तो लगता है उनको सुन के गूज बम्स आ जाता है, ऐसा लगता है ये छत्तीसगढ़ी गाना है। अभी क्या होता है कि फिल्मों में हीरो थोड़ा मॉडर्न है, वो धोती की जगह वो जीन्स पहन के घूम रहा है, साइकिल की जगह वो बुलेट में है। तो जैसे वो उस तरफ परिवर्तन हो रहा है, तो इधर साउंड में भी परिवर्तन हो रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी संगीत जो है, वो अपनी मौलिकता से ज़्यादा आज की डेट में दूसरों से प्रभावित है। या तो गाने हिंदी जैसे बनते हैं, या गाने भोजपुरी से प्रेरित होते हैं, जी। या संबलपुरी रिदम्स का जो है, आज की डेट में तो संबलपुरी रिदम जो है छत्तीसगढ़ी लगने लगा है, इतना उपयोग यहाँ होने लगा है। तो लोक संगीत से तो हम दूर हो रहे हैं। फिल्मी संगीत, अभी एल्बम संगीत जो है ना, ये थोड़ा मुझे लगता है ये ज़्यादा हावी है। मुझे इस बात का अफसोस होता है हमेशा कि थोड़ा बाद में मेरा जन्म हुआ, तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मैं जिनको बहुत पसंद करता हूँ, उनके साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। जी। उनके साथ अगर काम करने का मौका मिलता तो शायद छत्तीसगढ़ी संगीत, लोक संगीत को मैं ज़्यादा बेहतर समझ पाता। अनुराग जी, जैसा छत्तीसगढ़ में फिल्मों का प्रवेश तो राज्य बनने के बाद हुआ है, उसके पहले नाचा, गम्मत, प्रहसन और मंडलियों में भजन और गाने में प्रयोग होते थे। तो छत्तीसगढ़ी गाने जो आप अभी अंतर महसूस कर रहे हैं कि वो फिल्मों से प्रभावित है, या क्या यहाँ पर रागों का प्रयोग हुआ है, और क्या क्लासिकल अंदाज यहाँ के गीतों को पहले मिला या आगे मिलने की संभावना है? आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप प्रयोग लगातार कर रहे हैं? जी, देखिए ये तो बिना राग के तो संगीत नहीं होता है। जी मतलब एकदम हार्डकोर क्लासिकल या सेमी क्लासिकल जैसा तो नहीं, जी। लेकिन जी अभी हम लोग का छत्तीसगढ़ का जो स्टेट राग है ना, वो शिवरंजनी है। जी। मतलब आप शिवरंजनी में कोई गाना बना दो और वो गाना उसके चलने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पहले भी मैं हो गई हूँ दीवानी रे,
फिर मेरा एक गाना आया था संबलपुरी गीतों का प्रभाव आप बता रहे हैं या उसके रिदम रिदम का। रिदम का? तो उसमें क्या रागों का कुछ बेस मिलता है कि नहीं, वो तो रिदम पैटर्न है ना, अच्छा। राग तो सुर आधारित जी है ना, जी जी। कि ये राग है शिवरंजनी, तो इसमें फला फला सुर लगते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है इसलिए वो ताल भी है। जैसे प्रयोग किया तो जाता है। ताल तो अब वो तो कहरवा दादरा मात्रा के हिसाब से वो जी पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ जी 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 कि एक कहरवे के भी 10 पैटर्न होते हैं, जी। तो संबलपुरी जो रिदम है उसका एक उनके उनके भी पैटर्न्स हैं। अच्छा। वो अभी ज्यादा, चूंकि हमारे यहाँ मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि डांसिंग नंबर्स जो हैं वो ज्यादा हिट होते हैं। लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को तीज त्योहार में जो मतलब झूमना नाचना बड़ा पसंद है। जी तो एक फिल्म में अगर 7 गाने हैं तो 5-6 गाने सिचुएशन के हिसाब से, कोई रोमांटिक है, कोई सैड है, कोई शादी के लिए है, कोई राखी के लिए है, कोई होली के लिए। लेकिन चलने के चांसेस जो सबसे ज्यादा होते हैं वो जैसे कर्मा हो गया या इस टाइप के जो गाने बीट है, जो कहना चाहिए पेपी काइंड ऑफ सॉन्ग होते हैं, जी वो जी। उनके चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिल्मों में जैसा प्रयोग हो रहा है उसमें अंतर महसूस हो रहा है क्या? अलग से स्टेज के प्रोग्राम जो हो रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के, अलग अलग और चैनल भी बनाए जा रहे हैं, रील्स भी बनाए जा रहे हैं या यूट्यूब में भी प्रयोग हो रहे हैं, उसमें और इसमें कहीं ना कहीं योग्यता या प्रशिक्षण का भाव दिखता है या यहाँ पे प्रशिक्षण की संभावनाएं हैं? यहाँ प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है। मतलब इनफैक्ट मैं खुद की लूँ, किसी और को लेके बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी जब मैं दूसरे स्टेट्स के बहुत स्टेब्लिश सिंगर्स को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे खुद बहुत सीखने की ज़रूरत है अभी। जिस तरीके से वो क्लासिकल म्यूज़िक में ट्रेंड हैं, जिस तरीके से उन्होंने चाहे आप कर्नाटक म्यूज़िक की बात करें, जिस आप जब रील्स में देखते हैं उनको गाते परफॉर्म करते, तो जी निश्चित तौर पे हमको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है छत्तीसगढ़ी में। क्लासिकल म्यूज़िक का जो समावेश है, मुझे लगता है कि हम जो छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जी उसका एक मुझे ये रीज़न लगता है कि क्लासिकल को बहुत ज़्यादा स्थान ना सुनने वालों ने यहाँ पे दिया, ना म्यूज़िक बनाने वालों ने दिया। भाई बनाने वाला भी इंसान बनाएगा, वो चलेगा नहीं। अभी मैंने अच्छा, वो ज़्यादा खर्चीला काम है। जब आप किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे चार्ज करेगा वैसा। तो मुझे लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा प्रमोट जो है प्रोफेशनल्स को किया भी नहीं गया, और सीखने की ज़रूरत तो बहुत है। लेकिन अनुराग जी, जैसे भोजपुरी गीत है या पंजाब का गीत, लोकगीत है, इनके वाद्यों का बड़ा प्रभाव रहा है। छत्तीसगढ़ में भी वाद्य कलाकारों की कमी नहीं है। तुरही बजाने वाला हो या बांस गीत बजाने वाला हो या अलग अलग वाद्य, बांसुरी बजाने वाला हो, तो इन वाद्यों का प्रयोग यहाँ पे होता रहा है शुरू से। पर ये प्रशिक्षित लोग नहीं थे, गांव के ठेठ देहाती लोग इसका प्रयोग करते रहे। तो इन रिदम्स का और इन संगीत का, वाद्यों का छत्तीसगढ़ी गीतों में प्रवेश क्यों नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो इसका प्रभाव क्यों नहीं पैदा हो रहा है? देखिए, बांसुरी के बिना तो छत्तीसगढ़ी गीत की कल्पना करना भी संभव नहीं हो, तो होता ही है। रहा सवाल बांस गीत का या आप जो तुरही का दूसरी जो, तुरही हाँ का, वो सब चीज़ों, वो मैंने बताया ना कि समय के साथ साउंड चेंज हो रहा है। साउंड। जो लोग सुनना पसंद करते हैं, जी जी वो पहले हम एक दिन में 8 गाने बनाते थे, अभी हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक गाना बनाने में कई बार 8 दिन लग जाता है। जी तो साउंड जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए वो चीज़ें, अभी कोई पर्टिकुलर गाना आप बना रहे हो जिसमें आपके फिल्म में वैसा सिचुएशन है कि जिसमें आपको वैसा दिखाना है कि आदिवासी कल्चर या बहुत एकदम ट्रेडिशनल, तो डेफिनेटली आप बांस गीत बजवाओगे। लेकिन अब बजाने वाले भी नहीं है, क्योंकि जी जी हर हर व्यक्ति के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो उसके आजीविका की है ना। और अगर कोई बंदा गीत बजा रहा है कोई टीम, और उनको 2 महीने में एक बार आप बुला रहे हो, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? बहुत तो अच्छी धीरे बात। धीरे 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 वो लुप्त जैसी हो रही। लुप्त होते जा रहे। फिल्मों में जैसे प्लेबैक सिंगर के रूप में आप काम कर रहे हैं और क्लाइमेक्स के हिसाब से आपके गीत आते हैं उसमें, तो जो कहानी का प्लॉट है वो सामाजिक परिवेश पर ही है, पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की परिवेश में कुछ अलग कहानियों के प्लॉट है। तो क्या ऐसे प्रयोग हुए हैं गीत संगीत के कि जिसमें ऐसा लगे कि मूल तासीर, जो आप शुरू में बात कह रहे थे कि वाकई जो मूल तासीर है छत्तीसगढ़ की वो दूर हो रही है, फिल्मी प्रभाव आ रहा है, तो वो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, किस तरह से हो सकती कोशिश? देखिए, अभी तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रयास फिल्मों को लेकर ही किया जाए। जैसे अभी मैंने एक गाना अभी रिसेंटली मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, ARS स्टूडियो चैनल है मेरा, तो उस गाने में हमने स्पेशली ढोलक तबला वैसा ही बजवाया जैसे पुराने ज़माने में बजता था। वाह पहले एक छोटा बैंजो यूज़ होता था, उसका साउंड ही, वो जब बजता था तो ऐसा लगता था हाँ छत्तीसगढ़ी गाना है, जी बांसुरी है, वैसा उस तरीके के शब्द हैं। अभी क्या हो गया ना कि
बहुत मिश्रित हो गया है। पहले जो प्योरिटी लैंग्वेज में भी थी, वो सुन के ही इतना मधुर लगता था। अब जैसे वो गाना जो है, बहुत साधारण से लिरिक्स हैं उसके। कब आबे मोर सोन चिड़ैया रे, रही रही सुरता तोर आथे, तोला जोहत रहे थो, तोला गुनत रहे थो, तोर बिना मन हो गए उदासी। तो शब्दों का जो चयन है, जी। सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। उसमें जब हम कुछ उर्दू या कुछ हिंदी, जितना ज्यादा वो मिक्स होते जाता है तो उसकी शुद्धता जाती है। लेकिन आजकल हम हमारे नेचर में है, हमको प्योर चीजें, आपको प्योर गाय का दूध दूंगा दूंगा अगर आप पीने, तो आप पचा नहीं पाओगे, मैं भी नहीं पचा पाऊंगा। तो वो हमारे ना लाइफ स्टाइल में आ गया है कि हम शुद्ध चीजों को अब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो गानों में भी वही हो रहा है। शब्द जो है थोड़ा भोजपुरी का, कुछ अभी वो मीटर नहीं मिल रहा है, तुकबंदी नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा जो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपभ्रंश जैसा कोई शब्द है जी क्या, जी वो जी, जो उसको अब थोड़ा बिगाड़ देते हैं बिगाड़ तुकबंदी मिलाने के लिए। शब्दों में हेर तो फेर कर हाँ, तो लेते। कहीं ना कहीं वो शुद्धता जो है वो मिसिंग होने से जाता है वो। तो ये परिवर्तन अन्य लोकगीतों में, क्योंकि आप लोकगीत में लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो क्या उड़ीसा के लोकगीत में या हाँ, भोजपुरी में भी ये अंतर दिखाई देता है? वहां भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन मुझे एक खास बात वहां की, आप आज उड़िया गाने आप सुनिए, जी जो प्रोग्रामिंग होती है वो बॉलीवुड लेवल के गाने बनते हैं वहाँ। हम छत्तीसगढ़ यहाँ से यहाँ कटक जाके हम यहाँ ढोलक तबला बजा के आते हैं कटक से, और वो लोग बॉलीवुड टाइप का गाने, उनकी फिल्मों के गाने आप सुनिए जो अभी गाते हैं नए सिंगर हुमेन सागर और ये सारे लोग। क्या कारण है उनकी गुणवत्ता का, इतने ऊंचे स्तर का? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि दूसरे फोक जो हैं, चाहे साउथ हो या पंजाबी हो या उड़िया हो, वो एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना रूट नहीं छोड़ा है। ये बते की आप बात है। पंजाबी म्यूजिक आप सुनिए तो एक तरफ वडाली बंधु, गुरदास मान, हंसराज हंस जैसे फोक गायक हैं जो हार्डकोर फोक और वो क्लासिकल आधारित फोक गा रहे हैं। उसके बिल्कुल दो, हनी सिंह और बादशाह और मिक्का, वो बिल्कुल बिकनी पहना के लड़कियों को और लैम्बोर्गिनी कर रहे हैं। वो भी अपनी जगह सुपर हिट है, ये भी लेकिन उन्होंने, वो दोनों पैरेलल चल रहा है। यहाँ पे क्या, मुझे यहाँ पे ये लगता है ना कि हम वो एक जो दूसरों को देख के प्रभावित होने वाली जो एक बात है ना, मुझे पहले मैं छत्तीसगढ़ी नहीं सुनता था ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी रुचि शुरू से क्लासिकल और गजलों में रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ी आदमी हूँ तो छत्तीसगढ़ी के प्रति प्रेम हमेशा रहा है। जी जी। तो बहुत बाद में, चूंकि मैंने बताया फैमिली में कोई म्यूजिक से नहीं था, आकाशवाणी मैं सुनता नहीं था, मेरे पास टेप था, मैं वही सुनता था। अब जाके मैं वो चीजें सुनता हूँ और बड़े आनंद से सुनता हूँ जो पुरानी चीजें हैं। वो कई बार ये भी बोलते हैं ना कि आपको अच्छी चीजों को समझने के लिए भी समय चाहिए, मतलब एक समझ चाहिए। तो छोटा था तो अरे ये क्या गा रहे हैं, जैसे जब मैं छोटा था तो मैं जगजीत सिंह को सुनता था, उदित नारायण को सुनता था, तो मेरे को लगता था ये क्या गा रहे हैं, सीधा सीधा गाते हैं, इनसे हरकत तो मैं करता हूँ। बट आज की डेट में जब भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी, जी वो दोनों मेरे सबसे पसंदीदा सिंगर हैं। उन दोनों के हैप्पी सॉन्ग सुन के भी आंख से आंसू आ जाते हैं कई बार, क्योंकि अब उनको फील कर, उनको सुनने का की क्षमता है। कहा जाता है कि सरल होना ज्यादा कठिन है। 100%। तो जो गाने मैंने तब के सुने, अब छत्तीसगढ़ी में जो चंदैनी गोंदा के थे, जो कविता वासनिक जी के गाने मैंने सुने, जो मिथिलेश साहू जी के सुने, जो महादेव हिरवानी जी के सुने, लक्ष्मण मस्तूरिया जी के सुने, तो लगता है भाई असली छत्तीसगढ़ी तो ये है। मैं चूंकि बॉलीवुड स्टाइल ऑफ सिंगर हूं, मेरे पास जो गाने आते हैं, आधे से ज्यादा तो कंपोजर ही नहीं है यहाँ पे। 80% गाने जो है वो राइटर ही कंपोज करता है, नाम भले उसका जाए चाहे मत जाए। जी ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है यहाँ पे। तो कुछ और हमारे यहाँ जो गांव के लोग हैं वो 90s के म्यूजिक से अद्भुत प्रभावित हैं। अगर वो छत्तीसगढ़िया है लेकिन ठेठ चीजों में उसको नहीं बहुत जानकारी है, तो वो कुमार शानू का भक्त है। वो 10 में से 7 राइटर आते हैं मेरे पास जो गाना लेके आते हैं, और वो बिल्कुल कुमार शानू के भक्त हैं। वो धुन ही वैसा बनाते हैं, वो लिखते ही वैसा है। अब चूंकि मैं बॉलीवुड स्टाइल में गाता हूँ तो उनकी चॉइस पहले मैं हो जाता हूँ। बट मैं उस समय, मेरा पहला प्रयास ये होता है कि मैं इसको अलग कैसे करूँ, क्योंकि मैं नहीं गाना चाहता वैसे। मैं चाहता हूँ मैं वो गाना गाऊं जो जो जिसमें अनुराग दिखे। कुमार शानू मेरे गाने में दिखेंगे तो मतलब क्या होगा, लेकिन चूंकि मेरा काम है, मुझे करना पड़ता है। हमारी बातचीत के शुरू में आपने कहा कि पहले आप हिंदी गाते थे, हम्म। तो हिंदी गानों में आपका क्या सफर रहा और किस तरह के गाने गाते थे आप? हिंदी गानों में मेरे साथ शुरू से भगवान की दया से एक अच्छी चीज रही कि मैंने कभी किसी एक सिंगर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया।
मैंने अच्छा संगीत सुना। मेरे पास सबसे पहले किशोर कुमार की एक कैसेट थी। उस दौरान काफ़ी थे, क्योंकि फाइनेंशियली ये इतना पॉसिबल नहीं था ना, आप रोज रोज नई सीडियाँ ले लो। अभी जी तो जी यूट्यूब में सब फ्री में अवेलेबल है। तो एक किशोर दा उनकी कैसेट थी, तो वो मैं ऑलमोस्ट, मुझे लगता है मैं 3-4 साल सुना गया वो कंटिन्यूसली। फिर एक कैसेट रफ़ी साहब की आई, उसको भी मैंने वैसे ही 1.5-2 साल सुना। उसमें सारे सेमी क्लासिकल गाने थे रफ़ी साहब के, तो वहाँ से क्लासिकल के लिए इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे आज भी याद है, मैं एक शो में गया था, शक्ति। हमारे साथ एक ढोलक वाले थे, और शो खत्म होने के बाद 12:30-1 बजे के बाद पैकअप, जब सामान गाड़ियों में डल रहा था, तो एक पेड़ के नीचे वो बंदा गा रहा था, हम तेरे शहर में आए हैं, वो ढोलक। और मैंने वो गाना सुना ही नहीं था, जबकि मैं सिंगर हूँ। तो मैं बोला, यार ये तो बड़ा अच्छा गाना है, और तू गा भी बड़ा अच्छा रहा है, किसका गाना है? तो बोले, गुलाम अली साहब। बोला अच्छा। फिर मैं रायपुर आया, फिर इधर उधर दोस्त यार से ऐसी चर्चा हुई कुछ दोस्तों से। एक दोस्त ने मेरे को कैसेट दी गुलाम अली खान साहब, उसमें राज की बातें लिखी, हम तेरे शहर में आए हैं, फासले ऐसे भी होंगे। वो एक दौर चला, 1.5 साल 2 साल, गुलाम अली खान साहब का। फिर स्टेज परफॉर्मेंस आप कर रहे थे इसमें? हाँ, तो मैं परफॉर्मेंस तो मैं फिल्मी गानों के करता था, मैं जी सुनने की बात कर रहा जी हूँ। जी। फिर एक दौर आया, फिर अचानक से एक हरिहरन साहब के प्रति अद्भुत प्रेम जागा। अभी भी है, इन सब से प्रेम है। लेकिन म्यूजिक जो है, मैं किसी एक रफ़ी साहब को सुन रहा हूँ तो रफ़ी साहब को ही सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं। सब अलग अलग लोगों को सुना, सब उदित नारायण को सुना, सोनू निगम को सुना। हिंदी गानों से एकदम से छत्तीसगढ़ी में आए आप, ये रुचि कैसे हुई और किस तरह से फिर आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई इस नहीं, भाषा के प्रति या इसमें पकड़ के? क्योंकि घर पे तो छत्तीसगढ़ी पे जी ही हम जी बात करते जी थे। जी। आज भी हर त्योहार गांव में ही हमारे लिए त्योहार का मतलब ही गांव है, आज भी। पहला प्रयोग आपका छत्तीसगढ़ी गीत में कौन सा था? पहला प्रयोग था, एक गाना था, तोर नखरा हावे हजार अनारकली करके वो गीत फिल्म था। का था है? नहीं नहीं, वो एल्बम का था, काफी पहले की बात है, एल्बम मेरे ख्याल में? से जी 2003-4 की बात होगी। उस समय फिल्मों का उतना, मतलब छैया बुइया बस बनी थी। जी जी। तो उस समय वीडियो एल्बम का दौर था, तो वो पहला गाना था मेरा। सूरज महानंद जी ने गवाया था वो। तो ये म्यूजिशियंस जो हैं, मैं हिंदी ऑर्केस्ट्रा में गाता था, जी। तो वहाँ फिर इनसे जब मुलाकात हुई, तो ये लोग स्टूडियो में प्लेइंग करते थे। तो वहाँ से मुझे काफ़ी टाइम लगा खुद को पॉलिश करने में, बहुत समय लगा। आज कलाकार और सारे कहानीकार, लेखक, प्रोड्यूसर जो हैं दूसरे स्टेट से अपने गाने और फिल्म डब करा के और एडिट करा के आते थे, लेकिन आज सौभाग्य से आप जैसे कलाकारों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी स्टूडियो खुल गए हैं। तो इन स्टूडियोज़ में वो जो तासीर है उसको लाने की कोशिश हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टूडियो ज़्यादातर जो खुले हैं, मेरा खुद का अपना स्टूडियो भी है। जी जी तो आज भी अगर आप प्रोफेशनली देखेंगे कि जो जो स्टूडियोज रेंट आउट करने के उद्देश्य से बने हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जी। वो 5-7 ही है। बाकी सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने अपना अपना स्टूडियो खोल लिया है, तो इसलिए वो 50-60 जो आप बोलते हैं ना, वो स्टूडियो नहीं है, वो प्रोडक्ट। अब जैसे मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, जी तो जी। भाई मैं छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए मैं कितना पे करूंगा किसी और को, तो ये कर लो। बट आज भी फुल्ली इक्विप्ड जो स्टूडियोज हैं, जहाँ पे ऑल सॉल्यूशन बोलते हैं ना, कि आप जाओगे और आपका रिदम भी रिकॉर्ड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वैसे स्टूडियो आज भी गिन के हार्डली 5-6 ही होंगे। अनुरागी, संगीत का क्षेत्र ऐसा है कि बहुत अनिश्चित कैरियर होता है। संगीत की दुनिया में या तो रातों रात कोई कलाकार बन जाता है या कोई बरसों संघर्ष करता रहता है पर रोजी रोजगार के लिए तरस जाता है। आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई और आपका इस तरफ रुझान हुआ, शिक्षा दीक्षा, मुझे बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, रुचि तो, संगीत तो सिंस बर्थ आपके अंदर होता है। जी म्यूजिक की रुचि थी, लेकिन मैंने भी मतलब एक सपना देखना कि मुझे सोनू निगम से बड़ा सिंगर बनना है, ये एक अलग बात होती है। उस सपने के लिए मेहनत करना एक अलग बात होती जी। है। तो मैंने सपना तो बचपने से देखा, मेहनत बहुत बाद में करना शुरू किया उस दिशा में कि सिंगर बनना है। बहुत कंफ्यूज्ड रहा मैं, चूँकि फैमिली में कोई म्यूज़िक से था नहीं, तो फोर्सफुली कि नहीं तुमको यही करना है, ये कोई बोलने वाला नहीं था। और ब्राह्मण पारा में मैं, जहाँ मेरी परवरिश हुई, सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, तो वहाँ उन दिनों मैं इंजीनियरिंग और एमसीए और सीए और डॉक्टर, हर इनकी ही इज्जत पेरेंट्स की थी। वही हाँ, इच्छा रहती हर है। पेरेंट्स की वही इच्छा, और सम्मानजनक ही वही माना जाता था। तो वो एक प्रेशर कहीं ना कहीं तो था कि म्यूजिक करना है अगर, तो मैं भी बहुत भटका। एक बात मैं बताऊं, मैं इस कदर मतलब
कंफ्यूज रहा हूँ, इतना विचलित रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उस दौरान का कोई ऐसा कोर्स रहा होगा जिसमें मैंने एडमिशन नहीं लिया होगा। सबसे पहले सीएस में लिया। इंग्लिश बहुत, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था तो इंग्लिश बहुत अच्छी थी नहीं। तो पहली क्लास में गया और शुरू में मैडम ने बोला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और जाते टाइम बाय और समथिंग, वो 2 लाइन के अलावा कुछ बीच में समझ ही नहीं आया। तो दूसरी क्लास में मैं गया ही नहीं फिर। फिर करना है, क्या करना है यही नहीं पता। तो फिर मैंने उसके बाद फिर सीए में एडमिशन लिया। उसके पहले सोचता था बैंक में पीओ बनूंगा। पढ़ने लिखने में मैं ठीक ठाक था, मतलब बुरा नहीं था और अद्भुत भी नहीं था, लेकिन इतना था कि अगर मैं लग के कोई चीज़ कर लेता तो मैं पास हो जाता। लेकिन इधर एक दूसरा जो संगीत का जो था वो अलग था। यहाँ मुझे 75 में 70 मिले हैं थ्योरी में, मतलब टीचर बोलते थे ये क्या, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन होते थे, 5 75 हुए। अब इतना मैं उसमें लिख के आता था और बड़े प्यार से कि उसमें 1 नंबर कटता था मेरा पर क्वेश्चन, और वो काटना मजबूरी है क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन था। स्कूल में बिल्कुल विपरीत उसके जो है मैं 60% वाला था। तो फिर मैंने सीए में एडमिशन लिया, उसमें भी ट्यूशन गए और प्रोग्राम में चले जा रहे हैं, यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है और प्रोग्राम में चले गए। फिर मैंने एलएलबी में भी एडमिशन लिया, फिर मैंने एमबीए में भी लिया, कंप्लीट कुछ ही नहीं किया सिवाय म्यूज़िक के। तो वो कन्फ्यूजन रहा शुरू से करना है। और उसके बाद काफ़ी काम भी मैंने अलग अलग किए। रोड और स्टॉप डैम के ठेके मैंने फ्रेंड्स के, एक मित्र के साथ मैंने काम किया, बिल्डिंग का भी ठेकेदारी किया। फिर माई एफएम एक भैया हैं, आरजे निमेश करके हैं अभी माई एफएम में, तो उनके थ्रू मुझे लगा ये बड़ा आसान है काम आरजेइंग का। और मस्त 4 घंटा लोगों को गाना सुनाऊंगा, बोल बच्चन देना, और बाकी टाइम अपन फ्री गाना बजाना करेंगे। जी। फर्स्ट टाइम लाइफ में अपन कॉरपोरेट सेक्टर में गए। माई एफएम बहुत बड़ी संस्था है। वहाँ समझ आया भैया 4 घंटा तो वो सिर्फ बोलते हैं, उसके अलावा उसका प्रिपरेशन का टाइम 5 घंटा है। आपको जाना 9 बजे है, आना 7-8 बजे। तो रहा वहाँ मैं 8-10 महीने, आई गेस 1 आध साल मैंने काम किया। आरजे नहीं बन पाया था, बीच बीच में कोई नहीं आता था तो कर देता था वाला, तो वो भी फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने रेस्टोरेंट खोला, एक इडलीशियस करके मेरा रेस्टोरेंट था सुंदर नगर में, साउथ इंडियन। हम वहाँ सर्व करते थे और मैं गिटार बजाते बैठे रहता था, वहीं प्रैक्टिस करते रहता था। ये सब काम के साथ साथ संगीत की आपकी प्रैक्टिस भी चलती हाँ, अच्छी चीज़ बस यही थी कि मैंने वो नहीं छोड़ा था। जी। कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर था कि क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, अब गाना गाते हो। तो वो आज मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं प्लेबैक सिंगर हूँ। उस टाइम पे तो हमारा वही तो दिक्कत है ना आर्टिस्टों का, कि जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो आपके फैमिली वाले नहीं पहचानेंगे नहीं आपको, पहचान। और जब आप सफल हो जाते हो तो अनजान आदमी आपका फैमिली वाला बन जी जाएगा। और ये बिल्कुल, आर्टिस्टों के साथ नहीं, ये सबके संसार साथ का नियम बिल्कुल है। सही। तो मैंने रेस्टोरेंट भी चलाया, वो भी डूब गया। वहाँ मैं बैठ के, वहाँ एक बार की मेरे को घटना याद आ रही है। मैं क्या करता था, स्टाफ तो था, तो मैं गिटार प्रैक्टिस करते बैठा रहता था, और कोई टोकता था ना तो मैं इरिटेट हो जाता जल्दी। उसके बंद होने का कारण बता रहा हूँ आपको रेस्टोरेंट के। तो एक बार एक बंदा आया, उसने एक डोसा ऑर्डर किया। वो नया नया रेस्टोरेंट था, बहुत ज़्यादा ना वो चलता नहीं था, और अब बुद्धि कैलकुलेशन नहीं हो, तो मैं बोला यार एक डोसा बनाने के लिए भट्टी गर्म करवा रहा है, उतने का तो गैस जल जाएगा, बाकी सब अलग, लेकिन कस्टमर है देना तो पड़ेगा। कितना देर लगेगा? मैंने 10-15 मिनट लगेगा। अब मैं बैठ के म्यूजिक, मतलब मैं अपने में था। 10 मिनट हो गए। अब वो क्या होता है, जब आपका तवा गर्म होता है तो आप 10 बना दो, पूरा बंद है तो उसको टाइम लगेगा ना। वो 5 मिनट में बन गया क्या? मतलब बन रहा है भाई, बन रहा है। फिर दो, वो भी मतलब ये अति उत्साही, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट की बड़ी ये बहुत दिक्कत है, पेशेंस वाला काम अगर है। ग्राहक नहीं फिर है तो। मुझे याद ही आ रहा है कि फिर वो मतलब वो भी बहुत अधीर हो रहा था। जी। जो जेन्युइन टाइम लगता है तो लगेगा ना। आखिरी में मैं इतना इरिटेट हो गया, मैं बोला मैं जाके बैठ जाऊंगा भट्टी में डोसा बनाने देते थे, खुद को जला दूं। तो तो वो एक अच्छा इवोर्ड, इसलिए कि गुस्सा इधर आ रहा था, मैं जी। करते रहता कुछ, बन गया क्या भैया? तो ये दुविधा में वो भी बंद हो गया। तो काम मैंने काफी किए इधर उधर के। जी। शिक्षा दीक्षा के विषय में, जैसे संगीत की शिक्षा विधिवत आपने नहीं ली या ली है, वो क्या है उस विषय में, कि प्रैक्टिस करते रहे खुद की? नहीं, मोस्टली तो सुन सुन के सीखा। लेकिन शिक्षा मैंने क्लासिकल म्यूज़िक एमए जो है मैंने यहीं से किया है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। और खैरागढ़ के डीन मिस्टर टी उन्नीकृष्णन रहे हैं, उनसे सीखने से फिर काफ़ी परिवर्तन आया। तो यही सीखा है मैंने जो भी। कोई यादगार लम्हा आपका इस दौरान रहा हो तो शेयर करेंगे? बहुत सारे लम्हे ये यादगार, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे एक एक चीज़ याद, मतलब
मैं एक बार रफ़ी नाइट में परफॉर्म करना था मुझे रात जी को, और चंदेनी गोंदा के जो संस्थापक रहे हैं तो वो सोमनी करके गांव है, जी खुमान राव साहू जी उनका नाम था। वो उन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितना मैं जानता हूँ, खमान जी ने मे बड़ा बी, योगदान दिया हाँ है। मे बी मैं शायद गलत हूँ, बट जितना मैं जानता हूँ, मैं उनसे एक बार मिला हूँ। फिर भी जो मैं छत्तीसगढ़ी गाता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हुए हैं, जैसे कुमान राव साहब जी हैं, लक्ष्मण मस्तूरिया जी रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी गाना बन रहा है आज। डायरेक्टली उनका योगदान हो ना हो, इनडायरेक्टली उनका योगदान रहता ही है, क्योंकि वो फोक अगर है ना, तो उन्होंने उस समय में जो चीज़ें बनाई बिल्कुल बिल्कुल। और वो हुई, तो मुझे एक बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। तो मुझे लगता था, मैं छोटा था, मतलब छत्तीसगढ़ी गाते हैं लोगों को क्या हिंदी पता होगा, ये कहाँ जानेंगे रफ़ी साहब का गाना, ऐसा एक बचपना होता है ना। जी जी मैं काफ़ी छोटा था उस समय, मुझे लगता है शायद 23 22 23 साल का रहूँगा। तो हम किसी काम से गए हुए थे सोमनी, तो उनके घर गए थे, उनकी रिहर्सल चल रही थी, और मुझे लगता था ठीक है छत्तीसगढ़ी गाते हैं लोग, उनको क्या, मैं तो हिंदी गाता हूँ। तो मैं बैठा रहा, उनकी प्रैक्टिस हुई, फिर उन्होंने बुलाया, बोले का नाम है तोरा, ऐसा कर, तो मैं बोला, प्रणाम किया उनको, मैं बोला ये नाम कहाँ गाथा ऐसा ऐसा कर, तो बोला ये गाता हूँ, सीख रहा हूँ। तो हड़बड़ी थी मेरे को, क्योंकि उसी दिन रफ़ी नाइट था यहाँ पे, तो जल्दी जाना है। तो कहा चीज़ की जल्दी है? बोला आज प्रोग्राम है रफ़ी नाइट। क्या गा रहा है? मैंने बता, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। उन्होंने हारमोनियम पकड़ा, बोले चल गा, और लिटरली उन्होंने छाप दिया पूरा गाना। वाह। और जहाँ मैं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं, ऐसा है। तो वो जो आप एक बात बोल रहे हैं ना, कि कब छत्तीसगढ़ के जो आर्टिस्ट हैं उनका मान सम्मान होगा बाहर, वो तभी होगा जब आप सिर्फ देखिए, मैं लोक संगीत अगर हार्डकोर छत्तीसगढ़ी में गाता हूँ, ये मेरा मानना है, तो मेरी इज्जत आप ही करोगे ना, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ी समझ आती है। जी लेकिन अगर आप चाहते हो कि पंजाब में बैठा एक आदमी आपकी इज्जत करे, तो आपको ऐसा म्यूजिक करना पड़ेगा जो उसके भी पल्ले पड़े। अब वो पल्ले कैसे पड़ता है? भाषा जो है, अच्छा संगीत जो है ना, वो भाषा का बाध्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप आपने। जब पंजाबी म्यूजिक सुनते हो और आपके मुंह से वहां निकल जाता है, तो शब्द पे सुन कोई ध्यान नहीं चरखे देता। दी मीठी मीठी कूक माया मैनू याद आवेदा। भाषा से मतलब आपको नहीं, भाषा नहीं समझ आ रही है, वो राग, वो गायकी, वो लयकारी, वो धुन। वो हाँ, उस लेवल का है कि आपको वो अच्छा लगता है। आप यहाँ बैठ के कोई साउथ का गाना सुन रहे हो या कोई बंगाली गाना सुन रहे हो, आपको नहीं समझ आता है, लेकिन उसके पीछे का जो संगीत है ना, वो इतना प्रभावशाली होता है कि आप उस कलाकार की इज्जत करते हो। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे मिसिंग लगती है। अभी क्या होता है कि भाई छत्तीसगढ़ी भाषा हो, लेकिन जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि रागों का समावेश नहीं होता यहाँ पे, एक दो राग हैं, उन्हीं में ही दुनिया कट रही है। और जी उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर कोई प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑडियंस तो ठीक है, उनको नहीं उतना अपने अपनी लिसनर भी है उनका, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मेरे को लोग बोलते हैं अभी भी, बोला अरे अभी आप तो क्लासिकल टाइप गा देते हो, अभी आप तो यहाँ पे हरकत कर दिए, वो कर दिए, उनको वो कर पसंद दिए। नहीं है। वो चलता नहीं है, इसलिए वो नहीं उस चीज को वो करते। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में जाके सोचोगे, मैंने जो बात बोली कि अगर आपका जो क्षेत्रीय भाषा है वो क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड, या उसका जो बेस है वो अगर ऐसा नहीं हुआ जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो या जिसको सम्मान मिलता है, तो लोग क्यों सुनेंगे, मेरे को बताइए। या फिर इसकी अनोखी तासीर का टच मिले, छत्तीसगढ़ की जो मूल जो ठेठ आपने बात आप कही। पुराने गाने सुनिए, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ आपको, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें वो मिठास है, जी उसको भी आप छोड़ दे रहे हो। क्लासिकल आप पकड़ नहीं रहे हो। कोई भोजपुरी का अभी ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि कोई गाना गुजराती में हिट हो गया, उसको छत्तीसगढ़ी में ना चेप दो थोड़ा सा, सॉरी ये शब्द के लिए। ये कोई गाना उड़िया में हिट हो गया, वो उसको आप छाप दो। ये जो एक दुर्भाग्य, और आप ऐसा करके सोचोगे कि आपको मतलब नेशनल आपके आर्टिस्टों को इज्जत मिले। नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं मतलब बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में लोग, हो सकता है अनुराग शर्मा की इज्जत करें, XYZ, मैं अपना नाम लेके बोल सकता हूँ, बाकी सिंगर्स का तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर आपको नेशनल इज्जत चाहिए तो आपको नेशनल लेवल का म्यूजिक करना पड़ेगा, जिसके लिए लोग यहाँ अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ना अपनी फिल्मों में वैसे गानों को स्थान देंगे, ना कोई कंपनी ये बोलेगी कि ठीक है आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो अपना काम करते हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको इससे क्या लेना देना, उनको रेवेन्यू से मतलब है। मैं आज मेरा चैनल है तो मैं दोनों
चीज़ों को समझता हूँ। एक तरफ एक कलाकार हूँ तो लगता है कि कलाकार के तौर पे कुछ बेहतर करूँ, एक तरफ कंपनी तो लगता है भैया 4 पैसा भी कमाना है। तो वो चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छी बातचीत आपके साथ हुई। मैं चाहूँगा कि चलते चलते एक आध कोई बढ़िया सा पसंदीदा गाना आपका जो आपने गाया हो सुना दें दर्शकों को। अभी एक गाना काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी प्यार दे रहे हैं, काफ़ी सिंपल सा गाना है वो। गीत को गाहूं गोरी तोर नाव के, गीत को गाहूं गोरी तोर नाव के, तोर नाव के गोरे तोर नाव के, तोर नाव के गोरे तोर नाव के, दिल में बसा हूँ तोला माया छाँव के, माया छाँव के गोरे माया छाँव के, माया छाँव के गोरे माया छाँव के, गीत को गाहूं गोरी तोर नाव के। वाह, बहुत ही अच्छा। संघर्ष के साथ साथ आपका जुनून था संगीत के लिए, तो आप इस मुकाम पर पहुँचे। और मेरी शुभकामना है कि आप छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, क्योंकि आप जैसे कलाकार ही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को, लोकगीत को एक मुकाम देंगे। इस बात की पीड़ा होती है कि 24 साल बाद भी आज हम अन्य राज्यों के लोकगीतों से, उनके संगीत के उस ऊंचाई से बहुत पीछे हैं। पर आप जैसे कलाकारों से बड़ी उम्मीद है कि ये दूरियां कम हो जाएंगी और हम भी एक पहचान बनाएंगे। तो ये थे अनुराग जी जिनसे हमारी बातचीत हुई। आशा करते हैं दर्शकों आपको ये चर्चा पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक करिएगा और अपने कमेंट से हमें बहुमूल्य सुझाव दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। थैंक यू।